फिर से आ गई हूँ एक नए चैप्टर के साथ। तो ये नया चैप्टर कौन सा है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ क्या है, ये जीवन क्या है? एक छोटी सी सेल, एक छोटा सा टिश्यू मिलता है, जुलता है, बनाता है एक ऑर्गन। एक छोटा सा ऑर्गन ढेर सारे ऑर्गन के साथ मिल करके बनाता है एक पूरा बड़ा सा ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक छोटे से सेल से। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बने। ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक मैजिकल नहीं लग रही है कि एक मैंने दिया था तुमको छोटा सा चीज, आपने बना दिया इतना बड़ा। वाओ, इट्स अ मैजिक। तो ये जो मैजिक हो रहा है ना बच्चों, इसके पीछे की स्टोरी और इसमें कितने लोगों के पार्टिसिपेट रहा, किसने सेल की डिस्कवरी की, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है बात सेल की। तो सेल क्या है? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। लाइफ की एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। यूनिट है ये एक, क्या है? यूनिट है छोटी सी। एक मिनट। क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, capable of performing all the essential life process। वो कैपेबल है सारी इसेंशियल लाइफ प्रोसेस को करने के, तो वही सेल है। वो सेल एक छोटा सा चीज जो हर काम करने में कैपेबल हो और फंक्शनल यूनिट हो, उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। सेल की डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी की थी तो एंटियन और लियोन, इसने, इन दोनों लोगों ने बैक्टीरिया की भी खोज कर दी। अब जब बैक्टीरिया की खोज हो गई, अब जब सेल की खोज हुई थी ना बच्चों, तो ये डेड सेल था। ये जो सेल की डिस्कवरी हुई थी ये डेड था। ये जो डेड सेल था इसके ऊपर एक सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी। ये जो सेल थ्योरी थी इसमें कहा गया कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। ये जो बेसिक यूनिट है ना लाइफ की, वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बना हुआ होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पहले से एक सेल थी, उसी सेल से मिलके एक नई सेल बनी है। मतलब सेल में भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। उन्होंने ऐसा बोला कि सेल भी रिप्रोड्यूस कर रहा है एक नए ऑर्गेनिज्म को। ऑल लिविंग थिंग्स आर द मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स है। पहली बात सेल थ्योरी में सबसे पहली बात क्या की गई थी कि सभी ऑर्गेनिज्म क्या हैं? मेड अप ऑफ सेल्स हैं, सेल से ही मिलके बने हुए हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही जब मिलके बने हुए हैं, तो दूसरी बात क्या कही? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो मैंने अभी बताया कि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो एक बेसिक यूनिट लाइफ की होने के साथ साथ फिर क्या हुआ? किसी ने कहा कि न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती हैं। तो ये जो दिया था, ये तीनों थ्योरीज आई थी, ये तीनों स्वान, रोडॉल्फ और सिचुआन ने दी थी। अब इन लोगों ने जब थ्योरी दी थी तो इन्होंने सब अपनी बात रखी। तो जो रोडॉल्फ थे, इन्होंने बोला कि आप लोग तो दोनों लोग तो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? ये वाली पार्ट चाहिए कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके एक नई सेल का बनता है। तो इन लोगों ने भी उस बात को हामी भर दी। और पता है सेल की खोज कहाँ हुई थी? बताओ सोचो। सेल की खोज हुई थी एक हनी बी स्ट्रक्चर लाइक में। किस चीज में ये देखा गया था? इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को देखा गया था एक पेड़ की खाल में। जो पेड़ होता है ना,
एक ट्री होता है, ट्री के ऊपर एक ऐसा लेयर होता है, वो उचड़ता है, ऐसा देखा आपने, उसकी खाल निकलती है। तो उसी में इस सेल को खोजा गया था। और सेल का जो स्ट्रक्चर था वो हनी बी लाइक था, जैसे कि हनी बी का छत्ता होता है ना, ऐसा ट्रायंगुलर, अरे बेंजीन शेप में, बेंजीन में, ट्रेपेजियम में ऐसा बनता है ना, ऐसा कुछ ऐसा वाला। तो उन्होंने सेल का डिस्कवर ऐसा शेप में उन्होंने देखा था सेल को। तो जब सेल ने बोला कि सेड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने प्लांट हैं वो सब क्या है, सेल से बने हुए हैं, जितने भी प्लांट हैं। लेकिन बाद में चल के ये बात हुई कि जितने प्लांट नहीं, एनिमल, जितने ऑर्गन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या है, सेल से ही मिलके बने हुए हैं। सेल कहाँ से आता है, एक सेल से क्या बनता है, टिश्यू। अब इस टिश्यू से फॉर्मेट होगा एक ऑर्गन, इस ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जो बन जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, सभी लोग क्या है, एक अंदर से सबके ऑर्गन सिस्टम है। ये जो अंदर का ऑर्गन सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे टिश्यूज से मिलके बना हुआ है कि नहीं। अब ये छोटे छोटे टिश्यूज बच्चों सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो यही तो पूरी कहानी है कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि जो साइज के बेसिस पे सेल का डिवीजन, नंबर के बेसिस पे सेल का डिवीजन और शेप के बेसिस पे सेल का डिवीजन। साइज के बेसिस पे मैम सेल तो आपने बोला कि बहुत छोटे होते हैं। नहीं बच्चा, सेल, एक सेल को सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, क्या होता है, ऑस्ट्रिच का है। ये जो एग है लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है, ठीक। और ये वाला क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप से इसको देखना पड़ता है, ये इतना छोटा है। लेकिन ऑस्ट्रिच का है तो इतना बड़ा ऐसे दिखता है। अब ऑमलेट लवर कहेंगे तोड़ो फोड़ो ऑमलेट बनाओ, खाते हैं चटर पटर। नहीं बच्चों, इधर देखो, नंबर के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे क्या, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर नहीं, एक नंबर दो नंबर, ऐसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब मैंने पहले क्या बताया था, मैंने बहुत बारी बता रखा है आपको कि साइंस पढ़ने का तरीका अच्छा यही है कि आप उस वर्ड को ब्रेक करो। आपको अगर बायोलॉजी समझनी है ना, तो बायोलॉजी से आसान तो कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है बायोलॉजी। कैसे बताती हूँ, मैं हर लेक्चर में एक बात बोलती हूँ कि आप क्या करो, वर्ड को ब्रेक करो, वर्ड को ब्रेक करो, डेफिनेशन अपने आप आपको मिल जाएगी। कैसी डेफिनेशन, वही जो आपको लिखनी है। पूछ दिया व्हाट इज यूनिसेलुलर, व्हाट इज मल्टी सेलुलर, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, आप लिखोगे यूनि मीन्स 1, यूनिक एक, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी, ठीक। सेलुलर सेल, सेल की बात हम कर ही रहे हैं, सेलुलर मतलब सेल की बात हो ही रही है, मल्टी सेल्स की बात होगी मतलब बहुत सारे सेल्स की बात होगी, तो वो क्या हो गया, मल्टी सेल। यूनि एक, किसी एक सेल की बात होगी जहां पे, वहां पे क्या होगा, यूनिसेलुलर, मतलब यहाँ पे वन सेल पूरी लाइफ यूनिट, फंक्शनल यूनिट को परफॉर्म कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या, मल्टीपल सेल्स, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सेल्स क्या है, लाइफ को परफॉर्म कर रहे होंगे, बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर जब शेप की बात आती है तो शेप में जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम्स में है ना, वो सारी सेल्स का शेप अलग अलग होता है। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, बोन सेल्स। बोन सेल्स क्या होती हैं, बोन सेल्स बोन्स मैरो में होती हैं, ठीक। नर्व सेल्स, इंटेस्टाइनल्स, ओव्यूम, स्पर्म सेल। अब जब सेल की बात आ रही है तो क्रोमोसोम, क्रोमोटीन और डीएनए की बात तो जरूर आएगी। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ, जो ओवरी और स्पर्म होता है ना, इन दोनों के पास जो सेल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं,
सिंगल क्यों मैं बोल रही हूँ, इनके अंदर क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है, ऐसा वाला। हैप्लॉइड और डेप्लॉइड मैंने बताया था ना, हैप्लॉइड सेल्स और डेप्लॉइड क्रोमोसोम्स की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, वही चीजें हैं। मैंने बताया था कि इन दोनों में क्या होता है, सिंगल होता है, इन दोनों में पेयरिंग नहीं होता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है। लेकिन बाकी सारे सेल्स में क्या होती है, पेयरिंग हो रखी होती है। ओके, ये फैक्ट की ये पता है क्यों पेयरिंग नहीं हो, मैंने बताया था कि हेरिडिटी में मैंने क्या बताया था, एक पेरेंट से स्पर्म से और एक ओवरी से एग से निकल के आता है, दो मिलके एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू बॉर्न का फॉर्मेशन होता है। तो जब न्यू बॉर्न का फॉर्मेशन करेंगे तो इधर से वन इधर से वन, मतलब दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, यही तो हेरिडिटी था। पूरा चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया, फिर भी रिवीजन आप बोल रहे हो कराओ कराओ, करा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो, होता रहेगा। सेल की जब बात हो रही हो तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब प्लांट सेल और एनिमल सेल की हम बात कर ही रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे पीएमसीएम के बारे में। ये पीएमसीएम कौन है, ये पीएमसीएम कौन है मैम? ये पीएमसीएम वही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? अरे ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड द सेपरेट सेल कंटेंट्स। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। मतलब ये मेरा सेल है, मान लो मैं एनिमल सेल हूँ, ये मेरा आउटर मोस्ट लेयर है, ये मेरा ये अड्डा का टी शर्ट, ठीक। तो ये क्या है? ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। पीएमसीएम हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये क्या होती है? सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब सेलेक्टिव, फिर से वर्ड को ब्रेक करो। वर्ड को ब्रेक क्यों करने को मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन अपने आप मिल जाती है, आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो इतना मुझे पता ही है कि मेरे बच्चों को आता है, इतना पता है कि कैसे करना है। थोड़ी एसी की हवा ले लूं, बड़ी गर्मी हो रही है। तो क्या मैंने बोला सेल, वर्ड को ब्रेक करो। अब यहाँ पे सेलेक्टिव प्रीमिएबल से क्या, सेलेक्टिव से क्या समझा आपने? कोई चीज सेलेक्ट हो रही है, सेलेक्ट करके उसको अंदर या बाहर किया जा रहा है, यही तो डेफिनेशन है इसकी। आपको बिना बताए आ जाता है, हर चीज आपको बिना बताए आ जाती है, फिर भी आप परेशान होते हो कि मैम मुझे ये नहीं आता, मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा। मैं किस लिए हूं? देखो, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये किससे बना हुआ होता है? लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। सेलेक्ट करके चीजों को अंदर और चीजों को बाहर करने का काम करता है। ये सेल की जो लेयर है, ये थोड़ी ना कि ये सिक्योरिटी बहुत गंदी वाली है, ये Z+ सिक्योरिटी है, बिना परमिशन के कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता है। तो जब कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता है तो बात सबसे पहले जब अंदर बाहर की हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। ये तो हाँ, ये तो ट्रांसपोर्टेशन की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ओ, यही तो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो 2 नंबर में पूछा था ना अगली साल। बच्चों के क्वेश्चन यहीं पे गलत हुए थे। हाँ, मुझे याद है, मुझे बड़े अच्छे से याद है, बच्चों ने यहीं पे किया था। इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया कि एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। बट पैसिव में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इधर देखो, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसी को क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट्स ऑफ आयंस इनटू द रूट सेल्स। रूट सेल्स में आयंस का मूवमेंट होना, जैसे कि रूट सेल्स में आयंस ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। उसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड है, एटीपी यूज हो रही है, तो वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जब ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात नहीं हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है पूरी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी उठा लो या प्राची उठा लो, ये 2 बुक्स तो बड़ी अच्छी हैं पढ़ने के लिए। साइड बुक में प्राची बच्चे पढ़ते हैं और एनसीईआरटी तो मान लो यूनिवर्सल है।
तो एनसीईआरटी में इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस 2 वर्ड है। इंडो का मतलब क्या होता है, फिर ब्रेक करो वर्ड को। अब आप बोलोगे मैम आज सुबह से वर्ड को ब्रेक किए जा रही हैं और इतना अच्छा डेफिनेशन फटाक से आ जा रहा है। यही तो गेम है, यही तो खेला है, इसी को तो खेलना है, यही सीख गए तब तो आपका खत्म चैप्टर। पूरी बायोलॉजी आप एक दिन में पढ़ लोगे, बस यही वाला गेम सीख जाओ एक बारी कि वर्ड को ब्रेक करके उसका डेफिनेशन उसी में से खोज लेना है। पहले क्या होता था ना, पहले के टाइम में क्या होता था कि जब किसी चीज का नाम रखा जाता था ना तो उसकी हरकतों पे नाम उसका रखा जाता था। जैसे कि अगर कोई मोटा है तो उसका नाम गोलू, अगर खूब ऐसे लड्डू जैसा है तो उसका नाम लड्डू। उसके अपीयरेंस पे, उसके बिहेवियर पे उसका नाम रख दिया गया चिंटू, मिंटू ना। बहुत बोलने वाला है चिंटू, कम बोलने वाला है मिंटू, शर्मीला है शर्मीली ना, तो लचीली। तो ऐसे नाम पहले रखे जाते थे, तो ये सब नाम भी तो पहले रखे गए हैं। तो वैसे ही इनके बिहेवियर पे, इनके हरकतों पे इनके नाम रख दिए गए हैं। इनकी हरकतें कैसी हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल और सिस्टम। वाटर का मूवमेंट होता है, दोनों में वाटर का मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे H2O का मूवमेंट नहीं होता है और इसमें H2O का मूवमेंट होता है, दोनों में वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक, ये वाटर का मूवमेंट क्यों, इंडो मतलब इन, इंडो, इंडो, इन दो, मुझे दो, इन अंदर दो, मतलब अंदर आता है कोई चीज आएगी, क्या होगी, आएगी। ठीक, आना जाना, आएगा तो जाएगा भी, इंडो हो गया। एक्सो, एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो, एक्सो नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वाला फील करो, मतलब बाहर जा रहा है। काम खत्म, डेफिनेशन क्रैक कर लिया आपने ना, इसका वर्ड ब्रेक किया, डेफिनेशन ब्रेक हो गई। अब तो आप पक्का कर ले जाओगे, अब तो पूरी एनसीईआरटी आपके हाथ में है। अब फिर क्या देखते हैं, इंडो में और एक्सो में और क्या नई चीज हमने देखी कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ये जो वाटर का मूवमेंट है ये इंडो में अंदर और एक्सो में बाहर की ओर है। और जब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, अब ये मैम डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस तो आपने क्लियर किया, मैम डिफ्यूजन क्या है। सेम बच्चों, इसमें भी क्या है, इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, मतलब कोई अंदर आ रहा है, एक्सो मतलब कोई बाहर जा रहा है। नॉर्मल, आप लोग तो प्रो हो गए हो डेफिनेशन क्रैक करने में। अब आपको कोई क्रैक नहीं कर सकता, आप पूरे एनसीईआरटी क्रैक कर दोगे। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड और गैस, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट सॉलिड, लिक्विड या गैस हो फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स हाई कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन में अगर किसी लिक्विड, सॉलिड या गैस का मूवमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो जो मूवमेंट है किसी भी रीजन से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन 2 टाइप्स में होता है, एक इंडो होता है, एक अंदर की साइड ट्रांसफर हो रहा है किसी चीज का, और एक एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है कोई चीज ना। तो एंडो में मतलब देखो यहाँ पे अंदर जाता हुआ दिखा रहा है ना, ठीक, ये एंडो है। अब एक्सो में क्या है, कोई चीज ऐसे बाहर आ रही है, ओके, तो ये हो गया एक्सो। मूवमेंट हो रहा है किसी चीज का, किसी भी चीज का, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, उसका मूवमेंट हो रहा है, उसी को बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, जो मैंने सबसे पहले बताई थी, किसी चीज को सेलेक्ट करके इन आउट करती है, उसी से ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है वाटर का। मूवमेंट क्या होता है, वाटर का, मैंने पहले ही बताया था, वाटर का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, इसमें सिर्फ वाटर का हो रहा था, इसमें कोई भी सब्सटेंस चलेगा, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, बस मूवमेंट करना चाहिए हायर से लोअर के साइड, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहिए। इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या है, रिमूवल ऑफ मटेरियल्स इनटू द सेल्स, मूवमेंट करना है
किसी भी चीज का सेल्स में, तो वो क्या है, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। फिर हम देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वाटर नेसेसरी होता है, इट कैन नॉट बी स्टॉप अलाउड ऑल द सब्सटेंस मूविंग फ्रीली, किसी भी सब्सटेंस को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करता है। एग्जाम्पल इंक स्प्रेडेड इन वाटर, जैसे कि आपने पानी में स्याही को घोल दिया हो तो वो क्या हो गया, पानी में पूरा घुल गया हो तो उसका कलर क्या हो गया, स्याही का, पानी का पूरा स्याही वाला रंग हो गया। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई सॉल्यूट टू कंसंट्रेट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी लिक्विड हो या सॉलिड हो, ऐसे में मूवमेंट होता है। वाटर इज अ मेयर सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ हैपन इन अ वन डायरेक्शन, इसमें मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। वाटर क्या होता है, मेन होता है। इसमें वाटर जब मेन है तो इसका क्या एग्जांपल रख लो, इसका एग्जांपल रख लो रेड ब्लड सेल्स एंड स्वेल इन वाटर। रेड ब्लड सेल्स अगर पानी में जाता है तो वो फूल जाता है। जैसे आप चना भिगोते हो, ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल रख लो अपने घर में, आप एक मुट्ठी चना लेना और भिगो देना, ठीक, तो वो क्या करेगा, फूल जाएगा। लेकिन अब ये सोचो कि पानी से बाहर निकालते ही फिर पूरा चना एकदम वापस से पहले जैसा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको सुखवाना पड़ेगा या तो उसका वाटर को उसके इवोपोरेट कराना पड़ेगा, तब ऐसा होता है ना। ऐसा ही ना, चना क्या करते हो, भिगोते हो, वो फूल जाता है, वो क्या है, ऑस्मोसिस है। जैसे रेड ब्लड सेल्स अगर पानी में गया तो वो स्वेल कर जाता है, तो जब उसका स्वेल हो गया, वो ऐसा फूल गया, तो यही क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस ब्रेन सेल की बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या है, एक ब्रेन सेल है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन सेल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड होता है ना, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि ये देखो ये जो थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमैटिन है, ठीक। इसी को अगर सीक्वेंस में रखा जाए तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद ये होता है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर रेक्टम, ठीक। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। PMI ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ये पूछा था अगली बार भी, ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट 2 ईयर से ये कंटिन्यूअस ये डायग्राम पूछ रहा है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आप इसको थोड़ा सा बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। तो ये वाला डायग्राम याद कर लेना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि स्मॉल, प्रो मतलब स्मॉल सेल्स हैं, यू मतलब लार्ज, प्रो स्मॉल, यू लार्ज, ऐसा वाला याद करने के लिए। ये क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम है। क्या है, सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम है। यू प्रो में क्या होता है, सिंगल, प्रो सिंगल, स्मॉल, 3 पॉइंट याद हो गई ना। ऐसे यू कैरियोटिक में क्या होता है, लार्ज, यू लार्ज। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड। यू कौन कहता है, जैसे कि बहुत वेल मेंटेन, बहुत हाई क्लास के लोग होते हैं ना, वो यू ऐसे बोलते हैं ना, यू मुझे ये नहीं पसंद है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो वाला फील यहाँ पे करो। यू कैरियोटिक की बात हो तो समझ जाओ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर है। फिर देखो मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें सिंगल था, इसमें मैंने बताया सिंगल होता है, इसमें मैंने बताया मोर देन, मतलब इनके पास हाई क्लास है तो सब चीज ज्यादा होगी, यू ऐसा वाला, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म, ये मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउंड होता है, ऑर्गेन्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक। अब फिर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेन्स, राइबोसोम्स, इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, ER इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। फिर सबसे बाद देखेंगे
RER, रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक है ना, 2 नंबर में आता है। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द रफ इंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। जब रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक की बात होती है ना बच्चों, तो ऐसा मत सोच लेना कि रफ स्मूथ, वैसा ही कुछ है। रफ में क्या आता है, रफ ड्यू टू द राइबोसोम। ये क्या आता है, स्मूथ किस लिए है, लिपिड्स की वजह से। एंजाइम्स हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। स्मूथ मतलब स्मूथ चल रहा है, मतलब चीजें स्मूथ। देखो रफ किसी चीज पे आप ऐसे टच करो, रफ है ये ना, स्किन पे टच करो, स्मूथ है ये, ठीक। तो ऐसे समझो कि जो रफ चीजें हैं राइबोसोम्स की, ड्यू टू द राइबोसोम्स की वजह से ये रफ है। ये क्या है, स्मूथ क्यों है, स्मूथ इसलिए क्योंकि ये लिपिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। इसमें कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। स्मूथ वाले में क्या होता है, कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं है, कहीं भी कोई प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं करता वो। लेकिन रफ वाला क्या करता है, नो रोल इन लिपिड, एंजाइम, हार्मोन सिंथेसिस। और ये क्या करता है, ये वाला अगर लिपिड और एंजाइम दे रहा ना, देगा मैं नहीं दे रहा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है, अब मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। अब ये नहीं देगा तो कहेगा छोड़ो, छोटे भैया नहीं दे रहे हैं तो मैं ही दे देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, एंजाइम और हार्मोन्स का प्रोडक्शन मैं ही कर देता हूँ, क्या ही चला जाएगा, ठीक। तो इसका नेचर ऐसा है। नॉट इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। बट ये क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है लीवर सेल में। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन में स्पेशली इन लीवर सेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वही लिखा है। आप एनसीईआरटी की लाइंस को प्रॉपर एक एक अंडरलाइन करके पढ़ा करो। आपको एनसीईआरटी पढ़ने आती है बच्चों, नहीं आती ना, हम बताते, हम एक वीडियो डालते हैं, मैं एक वीडियो डालती हूँ, उसमें मैं प्रॉपर बताती हूँ एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है। क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी रीड जब नहीं करने आती है ना तुम लोग को, तो तुम लोग पूरा वहां पे गोवर करके आ जाते हो। फिर क्या होता है, एनसीईआरटी नहीं रीड करे रहते हो अच्छे से, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जब क्वेश्चन ही नहीं बनता है तो फिर वहां पे नंबर कम आता है, फिर आके यहाँ रोना रोते हो कि नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, मार्क्स मेरे कट जाते हैं, एग्जाम बेकार चला जाता है। तो ये सब नहीं चलेगा। पहले आप सीखो, प्रॉपर चीजों को सीखो, पहले चीजों को सीखो, चीजों को करो, फिर उसके बाद यहाँ पे हमको एक्सक्यूज दो, ठीक ना। हाँ, तो पहले एनसीईआरटी रीड करना सीखो, एनसीईआरटी रीड करना सीखो। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, गोल्गी एपरेटस देखो यहाँ पे है, ये ऐसा ऐसा बनता है। रुको मैं बना के दिखाती हूँ। कैमलियन गोल्गी ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, कैमलियन गोल्गी ने इसकी खोज की थी, ठीक बच्चा। ये देखो बन गया तुम्हारा गोल्गी एपरेटस, ऐसा ही कुछ, ऐसे इसके किनारे किनारे ऐसा ऐसा बना देना। ये क्वेश्चन पता है, एक डायग्राम आएगा, पक्का एक डायग्राम आएगा। आप लोग डायग्राम की प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा है कि पहले आप डायग्राम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जब हम बात करते हैं, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, पैक्ड होता है, स्टोर्ड, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन, हेल्प इन लाइसोसोम्स फंक्शंस, ओके, नोन एज द ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस के जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होता है ना, कोई आ जा रहा है तो पहले चेक इन होगी, कोई गलत आदमी नहीं जाएगा। यहाँ ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, वहां ट्रैफिक पुलिस, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। तो सेम ये काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ठीक, ये ट्रैफिक पुलिस होता है, ठीक। अब लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहते हैं। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये ऐसा होता है ना, किसी चीज की ऐसे, किसी फ्रूट को ऐसे ऊपर से काट दो तो ऐसा बनता है ना, बन जा,
इसमें। अब इसमें क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरी हुई हैं, ठीक। तो यही है लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर। हेल्प टू कीप सेल क्लीन, ये क्या करता है, सेल्स को क्लीन। सुसाइड बैग क्या है, जितने भी कचरा कुचड़ी है, डस्टबिन टाइप में समझो, सुसाइड बैग है। मतलब कोई किसी को मरना है ना तो जाओ वहीं मरो, मुझे मरना है, अब यहाँ नहीं, यहाँ कचरा नहीं करना है, वहीं जाके कचरा फैलाना है, ठीक। वहां जाके इसका डाइजेशन हो जाएगा क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर है। फिर उसके बाद क्या होगा, पूरे सेल्स को क्लीन, सेल्स हमेशा क्लीन रहती हैं, ठीक। सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसीलिए इसको बोला जाता है। वोक्यूल क्या है, वोक्यूल का मतलब होता है खाली स्थान जहां पे खाना भरने की जगह हो। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वोक्यूल अच्छा खासा पाया जाता है। सबसे ज्यादा वोक्यूल का स्पेस प्लांट सेल में होता है, सब 50 to 90% प्लांट सेल में वोक्यूल होता है। वोक्यूल क्या होता है, ये बच्चों क्या होता है ना, इसके अंदर स्टोरेज के लिए होता है, ये स्टोरेज है, एक तरह की गोदरेज की अलमीरा है ये। इसके अंदर फूड, जो फूड का स्टार्च का फॉर्मेशन होता है ना, तो प्लांट क्या करता है, स्टोर कर लेता है यहाँ पे अपना फूड को, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा होगा स्टोर कंज्यूम्ड फूड, स्टोर करता है कंज्यूम्ड फूड को, समझा। मैम जो बोलती है ना वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है, बस आप सीरियस नहीं लेते हो उसको, सोचते हो ये तो पीपीटी से पढ़ लेते हैं, हम लोग पेपर देने चले जाते हैं, इससे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करो। अब देखो क्लोरोप्लास्ट बच्चों, और क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। लीको, क्लोरो, क्रोमो, ये क्या है, क्रोमो, मो, क्लोरो, और ये क्या है, लीको। देखो क्लोरोफिल से रिलेटेड करता है, क्लोरोफिल का काम होता है ग्रीन कलर देने का, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है प्लांट को, लीव्स को। जो लीव्स होती है ना वो ग्रीन कलर की क्या होती हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है ये, ठीक। ये क्या होता है, क्रोमो क्रोमो, ये क्या है, क्रोमो का मतलब कलर प्लास्टिड, मतलब ये कलर देता है फ्लावर्स के ऊपर, रेड, पिंक, ब्लू, एप्पल, सेब, सबका कलर अलग अलग है ना, बनाना की येलो क्या होता है, ये सब चीजें क्यों प्रेजेंट है, कलर कहाँ से आता है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो कलर, क्लोरोफिल ग्रीन, ऐसा रिलेट करके पढ़ो। जब रिलेट करके, रिपीट करके जबान को अपने दुख दोगे, थोड़ा कष्ट दोगे, चुप मार के ऐसे बैठ के एक लेक्चर लगा दिए, बैठे हुए हैं शांति से देखे जा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है बच्चों, बोलते रहो, मेरे साथ बोलते रहो ना, मैं इतना इंटरटेन होके बोलती रहती हूँ, आपको पढ़ाती रहती हूँ, ताकि आप मेरे साथ रिपीट करो। मेरे साथ जब रिपीट करोगे तो आपको बिना याद किए याद हो जाएगा। यही याद करा के मैं भेजती हूँ, मैं याद करा दूंगी आपको। कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड मतलब जैसे कि आपने पोटैटो काटा, व्हाइट अंदर से, बनाना व्हाइट ना अंदर से, ये सब क्या है, कलरलेस है। जो कलरलेस है वो क्या है, ल्यूको, कलरलेस, क्लोरो ग्रीन, क्रोमो कलरफुल। याद हुआ कि नहीं, बस। और प्लास्टिड का है, डू फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कहता है, गिव कलर्स टू द फ्रूट एंड फ्लावर्स फाउंड इन अ रूट एंड रूट्स में। जैसे कि जो रूट्स में पाए जाते हैं ना जितने भी, जैसे कि स्वीट कॉर्न हो गया, ठीक, ब्रिंजल, गार्लिक, पोटैटो, इसमें जो कलर है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये प्रेजेंट होता है। ओके, अब बात होगी माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस का मीन होता है कि कोई भी चीज है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे पेयर है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है, ठीक। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम वही ट्रांसफर हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, टूटते चला गया, यहाँ पे 26 था, तो जब ट्रांसफर हुआ तो ये 13 ट्रांसफर हुआ,
इसमें क्या था, अगर यहाँ पे 26 है तो अगर ये ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी 26 और ये भी 26, मतलब ये अपने दोनों बच्चों को बराबर प्रॉपर्टी देगा, ठीक। और ये क्या करेगा, दो उसमें से भी आधी आधी डिवाइड करेगा। अब ये 13 जब आगे ट्रांसफर होंगे तो 13 का भी 50-50 डिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करते करते डिवीजन होता रहता है। तो ये क्या है, मियोसिस, और ये क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि रिजल्ट इन अ 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स में रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि एक 2 बारी में टूट गया। इसमें क्या है, 2 बार में नहीं आता है, एक बारी 26 क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ, फिर 13 में से भी आधा आधा ट्रांसफर करेगा, फिर 13 मिलेगा ना। रिजल्ट अकर इन 4 डॉटर सेल्स, 4 बार में रिजल्ट अकर आता है, ठीक। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकली प्रेजेंट इन अ सेल, क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ रिमेन द सेम, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है रिमेन सेम होता है, जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें भी सेम होता है, जो पेरेंट सेल होता है उसमें भी सेम होता है। मैंने बताया ना, इसने 26 इसके पास थे, इसने टोटल ये 26 इसको भी दिए, इसको भी 26 दिए, ठीक। तो ये क्या, सेम ट्रांसफर हो रहा है। और इसने क्या किया, 26 था तो इसको डिवाइड किया, 13 दिया, फिर इस 13 को डिवाइड किया, इसको दिया, तो इसमें क्या हुआ, 4 पार्ट में इसको डिवीजन हुआ, तो 4 डॉटर सेल्स में इसका फॉर्मेशन होता है। आप लोग अपना खुद से स्टडी करिएगा। ये ग्राफ, ये रिवीजन ग्राफ है, ये रिवीजन है, आपको करना है। ये HW है, HW है रिवीजन, रिवीजन। तो आप इसको करिएगा और फिर कमेंट करके जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, आप जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। और तब तक के लिए थैंक